हाय गाइस, आज हम लोग एक कॉम्पोनेंट लाइब्रेरी देखेंगे, एक यूआई लाइब्रेरी देखेंगे जो कि यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। इसको आप यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में, वीट के प्रोजेक्ट में, रिमिक्स जो रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क है उस पर यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट जेएस जो कि रिएक्ट के फ्रेमवर्क उस पर यूज़ कर सकते हैं, गेट्सबी में यूज़ कर सकते हैं, एस्ट्रो में, लारावेल में, और मैनुअली भी इंस्टॉल करने का तरीका है इसमें, मतलब मैनुअली भी इसको यूज़ करने का तरीका दिया गया है। अब ये लोग कहते हैं कि ये कॉम्पोनेंट लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि ये npm.js.com पर नहीं है और इसको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन्होंने कोड लिख दिया हुआ है, कोड पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल है। आप उसको उठाइए, अपने प्रोजेक्ट पे लगाइए, कॉपी पेस्ट कीजिए सिंपली। उसमें टेलविन आप यूज़ कर सकते हैं। टेलविन का आप जो भी आपको डिज़ाइन या फिर कलर चेंज करना, कुछ भी करना, वो लिखिए और वो आपका काम करने लगेगा अपने प्रोजेक्ट पर। तो चलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि किस साइट की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लिखिएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा शेडसियन का, SHAD शेडसियन, ये वाली आप लिख के सर्च कीजिएगा, आपका ये ओपन हो जाएगा और आपको कुछ इस तरीके से साइट देखने को मिलेगा। बिल्ट योर कॉम्पोनेंट लाइब्रेरी। ये कहते हैं कि हम लोग कॉम्पोनेंट लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन आप हमारा यूज़ करके जो भी ये कोड देते हैं कॉपी पेस्ट करने का, उसका यूज़ करके आप अपना खुद का कॉम्पोनेंट लाइब्रेरी बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो ये इनका कहना है, ब्यूटीफुली डिजाइंड कॉम्पोनेंट्स दैट यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इनटू योर एप्स। तो आप ब्यूटीफुली ये डिजाइंड है पहले से, इसको सिंपली कॉपी करना है, पेस्ट करना है और आप अपने प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही मस्त तरीके से। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने बना के रखा हुआ है। इस तरीके का डैशबोर्ड आप बना सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से टेबल्स की तरह फॉर्म में दिया हुआ है। आप यहाँ पर देखिए कार्ड इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए पूरा बेहतरीन तरीके, मस्त है, काफ़ी ट्रेंड में है और काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। देखिए डेटा टेबल दिख रहा है जिसपे आपको ये सिलेक्ट ऑल करके ये सारी चीज़ें दी गई हैं मस्त एकदम। और प्लेग्राउंड भी दिया गया है, फॉर्म वगैरह भी आप बना सकते हैं। देखिए फॉर्म बना हुआ है इस तरीके से। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अकाउंट्स में, अपीयरेंस में, ये जो आपको दिख रहे हैं नेविगेशन, ये भी आपको मिल जाएगा। म्यूजिक में देखिए इस तरीके से कार्ड का यूज़ किया गया है, एक बढ़िया तरीके से एनिमेशन, छोटा मोटा एनिमेशन भी इन्होंने दिया हुआ। ऑथेंटिकेशन के लिए देखिए यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है, तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बढ़िया ये। और देखिए कि किस तरीके से ये काम कर दी है और सब कोड अवेलेबल है पूरा का पूरा, ओपन सोर्स है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एट्रीब्यूशन का आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। अब ये जो है आप देख सकते हैं लिखा है कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स बिल्ट यूजिंग रेडिक्स यूआई या फिर रेडिक्स यूआई एंड टेलविन सीएसएस। तो ये रेडिक्स यूआई और टेलविन सीएसएस को मिक्स करके बनाया गया कंपोनेंट जो कि रीयूजेबल है। और यहाँ ये भी कहते हैं कि दिस इज नॉट अ कॉम्पोनेंट लाइब्रेरी। ये कॉम्पोनेंट लाइब्रेरी अपने आप को कहते नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल कॉम्पोनेंट्स दैट यू कैन कॉपी पेस्ट इनटू योर प्रोजेक्ट। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप इसका FAQ पढ़ सकते हैं कि क्यों, क्या ये प्लान पब्लिश npm पैकेज पे होगा या नहीं। npm पैकेज पे ये कभी नहीं आएगा, इन्होंने ये अभी तक के लिए यही कमिट किया हुआ है। विच फ्रेमवर्क्स आर सपोर्टेड, ये कहते हैं कि यू कैन यूज एनी फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट रिएक्ट, नेक्स्ट.js, एस्ट्रो, रिमिक्स, गेट्सबी एक्सेट्रा। और कैन आई यूज दिस इन माई प्रोजेक्ट, येस, फ्री टू यूज फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है। तो कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो ये है। अभी रेडिक्स यूआई को आप देखेंगे, रेडिक्स यूआई कुछ इस तरीके से, ये भी एक बहुत ही बढ़िया सा है, बट इसमें आपको डिज़ाइन की कमी महसूस होती है। बट रिसेंटली इन्होंने उस पर भी इम्प्रूव किया हुआ है। सो इसका यूज़ किया गया है, इसका और टेलविन सीएसएस का यूज़ किया गया था। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है शेडसियन पे, शेडसियन। अभी हम लोग रेडिक्स यूआई देखेंगे नहीं, कभी मौका मिला तो इस पर भी इसी बताऊंगा। टेलविन सीएसएस आपको ऑलरेडी आता होगा होपफुली। अभी इंट्रोडक्शन इस पर रहता है, तो देखते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल करना होता है, कैसे अपने प्रोजेक्ट पे कैसे इसका यूज़ करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर आपको सारे कॉम्पोनेंट्स यहाँ से पता चल जाएंगे। कॉम्पोनेंट हर एक कॉम्पोनेंट देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप लोगों ने कभी ना कभी बूट स्ट्रैप पढ़ा होगा, मटेरियल यूआई पढ़ा होगा, चक्रा यूआई पढ़ा होगा, तो लगभग उसी तरीके से यहाँ पर भी बस यहाँ पर आपको चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं एक एक करके और इसको इंपोर्ट करके यूज़ करना होता है। पता चल जाएगा, बस आपको एक बार फ्लो पकड़ना है, फिर आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। सो इसको कहते हैं क्लोज। एक ही रखता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके ये रहा। इंट्रोडक्शन तो हमने ले लिया। अभी हम लोग इंस्टॉलेशन में आते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए बहुत सारा तरीका दिया गया, बहुत सारे तरीके में अलग अलग फ्रेमवर्क के लिए अलग अलग तरीका दिया गया है। नेक्स्ट जेएस के लिए यहाँ है, वीट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर, रिमिक्स के लिए, गेट्सबी के लिए, एस्ट्रो के लिए, लारावेल और मैनुअल के लिए यहाँ पर दिया गया। हम लोग यहाँ पर अभी नेक्स्ट जेएस देखेंगे। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको वीट के लिए बता दूंगा, बाकी एक दो आपने देख लिया तो बाकी सब के लिए सिंपल सा तरीका है। तो नेक्स्ट जेएस चूंकि ज़्यादातर ये नेक्स्ट जेएस के साथ ही यूज़ होता है और ये रिएक्ट का फ्रेमवर्क भी है, फेमस है, टॉप पर है, तो इसके साथ हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है और आपको एक पहले नेक्स्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो आप सिंपली इसको कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट जेएस की ऑफिशियल साइट पर जाकर भी देखेंगे तो आपको यही कमांड मिलेगा क्रिएट करने का, नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट। हम लोग इतना ही कॉपी करेंगे, ये सब नहीं लिखेंगे, ये सब हम लोग मैनुअली करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का कॉपी करना है और इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ आना है टर्मिनल पे। सी ड्राइव पर मैं हूँ, यहाँ पर पेस्ट किया मैंने, इसको लिखा npx create next app,
लेटेस्ट, और यहाँ पर ऐप का नाम था शेड CN UI कोर्स। मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, कोर्स क्या लिख दिया, कोर्स, बस इतना लिखना है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि आपको सारा कुछ दिखाई देगा। इंटर की प्रेस करते हैं और देखिए ये एक एक करके मैं पूछेगा कि क्या आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं, नहीं यूज़ करना चाहता मैं, तो मैंने एरो की प्रेस करके नो में इसको सिलेक्ट किया और इंटर की प्रेस किया। क्या आप ESLint यूज़ करना चाहते हैं, नहीं। टेलमेंट सेसेस यूज़ करना है, येस, तो येस पे आपको सेलेक्ट रखना है। यहाँ पे एरो लेफ्ट राइट एरो की प्रेस करके इसको लेफ्ट राइट येस नो कर सकते हैं। इंटर की प्रेस किया। क्या आपको SRC डायरेक्टरी यूज़ करना है, नेक्स्ट जैसे जो प्रोवाइड करता हुआ, हाँ, तो येस में इंटर की प्रेस करना है। क्या आपको ऐप राउटर इंस्टॉल करना है, हाँ, येस में। क्या आपको डिफॉल्ट इंपोर्ट एलियास चेंज करना है, नहीं, तो नो में रखना है इसको, और ये हमें इंस्टॉल करके दे देगा सब कुछ। तो हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम है, शेड CN UI कोर्स, याद रखिए बिकॉज इसमें हम लोग भी CD करेंगे। तो ये हमारा हो रहा है काम और इसको होने देते हैं। उसके तब तक हम लोग ये देख लेते हैं। यहाँ पर आके देखिए, इसके बाद क्या करना है आपको, CLI पे ये रन करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा कॉपी कर लीजिए, इससे आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा और टेलमेंट CSS भी इंस्टॉल हो जाएगा बिकॉज हमने प्रॉम्प्ट में इसको दिया हुआ था। अब सिंपली आपको ये रन करना है। जैसे आप ये रन करेंगे वैसे आपको इतने सारे ये सवाल पूछेगा, ये शेड CN, जिसमें आपको जवाब देना है और उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट सेटअप करके ही आपको देगा, जैसे कि आप इसको यूज़ कर पाएंगे शेड CN को अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो आइए यहाँ पर, और अभी भी ये हो रहा है, इसको थोड़ा सा समय देते हैं, इसको कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद वापस। चलिए कंप्लीट हो गया। हम लोग क्या करना है, CD करके और शेड CN UI कोर्स, इसके अंदर कोर्स के अंदर जाना है, यहाँ पर CLS करते हैं और यहाँ पर आप इसको ओपन कर सकते हैं, -r. आई थिंक इससे ओपन होना चाहिए। देखिए इसी पे ओपन हो गया। तो इसी विंडो पे ओपन करने का तरीका है। और हम लोग टर्मिनल ओपन करते हैं और हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग क्या करना है, सिंपली हमने कॉपी किया तो इसको पेस्ट करना है। ये हमारा नेक्स्ट का प्रोजेक्ट है, इसको रन कर सकते हैं npm dev करके, आपका भली भांति काम करेगा। SRC फोल्डर के अंदर में globals.css फाइल है, ये ध्यान में रखना है। और tailwind.config फाइल हमारा मेन रूट फोल्डर के अंदर में, ये आपको ध्यान रखना है बिकॉज इसका यहाँ पर पूछा जाएगा। तो सिंपली इंटर की प्रेस कीजिए और जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर इंटर की प्रेस किया। इसमें npx शेड CN -UI लेटेस्ट init लिखना है। क्या टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना है, नहीं, तो एरो की प्रेस मतलब करके मैं नो पे ले गया इसको और इंटर की प्रेस कर दें। आप कौन सा स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं, शेड CN ने 2 स्टाइल अभी दिया हुआ है, एक डिफॉल्ट है, दूसरा न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में स्टाइल में क्या होता है कि थोड़ा सा छोटा बटन वगैरह दिखता है और थोड़ा सा ये नया है, बस ज़्यादा बेटर स्टाइलिश लगता है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते, ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आएगा नहीं, सब बारीकी से जब तक आप देखते नहीं तब तक। मैं न्यूयॉर्क यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने न्यूयॉर्क में इसको रखा। और यहाँ पर अलग आपको कलर, एक बेस कलर आपको मिलता है अलग अलग, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आप ये चूज़ कर सकते हैं, स्लेट, ग्रे, जिंक और ये स्टोन वगैरह, ये सब कुछ दिया होता है। आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए अभी के लिए तो, लेकिन ये बाद में ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अभी जो भी करना है अभी करना है, बाकी आप थीम चेंज कर सकते हैं, बट अभी के लिए हमने सिलेक्ट रखा और इंटर की प्रेस किया। ये कहता है कि वेयर इज़ योर ग्लोबल CSS फाइल। इसमें लोग बहुत गलत करते हैं, इसमें लोग इंटर की प्रेस कर देते हैं। आपको इंटर की प्रेस नहीं करना है, आपको इसको बताना है कि global.css फाइल आपका है कहाँ पर। तो हमारा SRC डायरेक्टरी के अंदर में, ऐप डायरेक्टरी के अंदर में globals.css फाइल है। ये कह रहा है कि क्या आपके ऐप डायरेक्टरी के अंदर में है, डिफ़ॉल्ट ये ले लेगा, नहीं, हमारे SRC फोल्डर के अंदर है। तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा और एक प्रोजेक्ट में एक ही globals.css फाइल होना चाहिए, 2 नहीं। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है src/app/globals। आपको स्पेल अगर याद ना रहे तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से देखना है, ये GLOBALS लगाना नहीं बोलना है, globals.css ये लिखना है। इंटर की प्रेस कीजिए और वुड यू लाइक टू यूज CSS वेरिएबल फॉर कलर्स। देखिए इसमें क्या है कि एक तो CSS वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं जिसमें कि येस इसमें रखा होगा। इससे क्या होगा, CSS वेरिएबल का मतलब हो गया कि जैसे प्राइमरी, इस तरीके से वर्ड लिखा रहेगा और उस पर कलर लगा हुआ रहेगा। तो जहाँ जहाँ भी प्राइमरी यूज होगा, एक भी जगह आप कलर चेंज करेंगे, हर जगह कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप CSS वेरिएबल यूज नहीं करेंगे, यानी कि आप अगर आप नो पे सेलेक्ट करते हैं, तो ये टेलविंड की जो यूटिलिटी क्लासेस होती हैं कलर के लिए, उसको ये यूज़ करेगा, जैसे कि BG-Gray-500 डायरेक्टली ये उसको यूज़ कर लेगा। तो आपको जो भी चाहिए, अगर आप CSS वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं जिससे आप थीमिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं, CSS वेरिएबल अगर आप यूज़ करते हैं तो। अदरवाइज अगर आपको नहीं करना है तो आप टेलविंड के डायरेक्ट क्लासेस यूज़ करवाना चाहते हैं तो आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं येस पे करता हूँ बिकॉज मुझे CSS वेरिएबल चाहिए ताकि थीम वगैरह भी हम लोग चेंज कर सकें। सो येस पे रखा, इंटर की प्रेस किया। वेयर इज़ योर टेलविंड CSS tailwind.config.js फाइल, ये हमारा रूट डायरेक्टरी के अंदर ही, आप ध्यान रखिएगा आप कहाँ पर है, उसी का लोकेशन आपको यहाँ पर देना है। मैं इंटर की प्रेस करूँगा, ये डिफॉल्टली लेगा। कॉन्फ़िगर दी इंपोर्ट एलियास फॉर कंपोनेंट, ये सेम यही रखेंगे बिकॉज ये हमारा कंपोनेंट्स डायरेक्टरी एक हमारा क्रिएट होगा। यहाँ पर करते हैं इंटर की, फिर ये हमारा लिब यूटिलिटी क्रिएट करेगा, एक लिब्स के यूटिलिटीज़ के लिए एलियास बना रहा है एक्चुअली में। सो कॉन्फ़िगर इंपोर्ट एलियास फॉर कंपोनेंट्स, इंपोर्ट एलियास फॉर यूटिल्स। और क्या आप रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट यूज़ करना चाहते हैं, हम लोग येस में रखते हैं इसको। राइट कॉन्फ़िगरेशन टू component.json प्रोसीड, ये component.json फाइल एक यहाँ पर क्रिएट करता है और उस पर वो सारे इंस्ट्रक्शन जो हमने अभी यहाँ दिया वो सारे इंस्ट्रक्शन वहाँ मेंशन करता है, जिससे कि प्रोजेक्ट में शेड CN का जो भी कंपोनेंट है वह यूज़ किया जा सके बेहतर तरीके से। तो सिंपली इंटर की प्रेस करना है, ये येस ले लेगा
और सब कुछ ये करके देगा। डिपेंडेंसीज में कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं, मतलब ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ये डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहा है। जैसे रेडिक्स यूआई ये यूज़ करता है तो उसको इंस्टॉल करता है। रेडिक्स यूआई का अगर कोई आइकन्स यूज़ करना है तो उसको ये इंस्टॉल करता है, ये सारी चीज़ें करता है। सो ये हो गया, ये सारा काम खत्म। इसको आप CLS कीजिए और यहाँ पर आते हैं नीचे, और इसके बाद पहले रीलोड कर लेता हूँ मैं, तो Ctrl+Shift+P प्रेस करते हैं और यहाँ पर रीलोड आप लिखिएगा। आपको डेवलपर रीलोड विंडो ये VS कोड का फीचर है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका रीलोड हो जाएगा। तो आपको आप क्लोज करके स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सो ये रीलोड किया हमने। अभी यहाँ पर मैं आपको चीज़ें फाइल्स वगैरह दिखा देता हूँ जरा सा एक बार। देखिए SRG के अंदर में, ऐप के अंदर में global.css फाइल, ये फाइल है जिस पे आपको ये वाली चीज़ें देखने को मिलती है। ये वाला जो हमारा CSS वेरिएबल्स बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर म्यूटेड के लिए ये कलर जो आप देख रहे हैं ये HSL है। H से ह्यू और S से सिचुएशन और L से होता है लाइटनेस, तो उसका वैल्यू दिया गया है। आप कभी अगर मुझे कहेंगे मैं आपको HSL का कलर कैसे आप लिखते हैं लोग, बिकॉज ये ज़्यादा यूज़ होने लगा है, तो वो मैं बता दूंगा। RGB के बजाय अब आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम में टेक्स्ट कलर किस तरीके से लाइट मोड में रहेगा बहुत सारा यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर बैकग्राउंड दिया नहीं है, बट यहाँ पर मतलब इसको पढ़ेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने थीमिंग में ये थ्योरी लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा अभी कुछ देर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये CSS वेरिएबल्स बना के इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, जिसका हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और ये डार्क मोड के लिए यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये रूट बेस पे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी एक फाइल ये जनरेट इसने किया, जनरेट मीन्स पहले से था बट इसमें ऐड किया हुआ है ये सब, ये पहले से होगा इतना सा, अभी ये वाला ऐड हुआ है। अगर आप CSS वेरिएबल यूज़ करने के बाद सिर्फ टेलविंड यूटिलिटी यूज़ करेंगे तो ये इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, इतना ही आपका रहेगा ये, ठीक है जी। ये हो गया। अभी इसके बाद आपको एक कॉम्पोनेंट्स फोल्डर ये क्रिएट करके देता है, फिर एक लिव फोल्डर क्रिएट करके देता है, उसके अंदर में ये एक यूटिल्स का फाइल भी क्रिएट करके देता है। ये शेड CN से आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा टेलविंड कॉन्फ़िग वेब, ये डार्क मोड ये क्लास दिया हुआ है, और ये थीम आपको मिला स्क्रीन इस तरीके से देखने को मिलता है। बॉर्डर ये सब देख लीजिए। फोरग्राउंड यहाँ पर इन्होंने HSL यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन किया, बैकग्राउंड इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। प्राइमरी पे ये सारा और सेकेंडरी पे ये, डिस्ट्रक्टिव पे ये, म्यूटेड पे ये, और ये सारा कोड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। रेडियस वगैरह सब कुछ दिया, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जाएंगे पैकेज.json फाइल पे तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या क्या डिपेंडेंसी है। रेडिक्स UI रिएक्ट आइकन्स, तो यहाँ से आप आइकन्स ले सकते हैं जो आइकन आपको यूज़ करना अगर इसके पास मिल जाए तो। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए ये सब तो टेलविंड CSS का अपना है, और आई थिंक और कुछ नहीं है, तो बस यही सब है और कुछ है नहीं। इसको करते हैं क्लोज। और एक लास्ट जो फाइल ये जनरेट करता है वो ये वाला स्कीमा इसने यहाँ पर ये दिया हुआ है। इस स्टाइल इसने न्यूयॉर्क यहाँ पर लिख दिया, जो एक डिफॉल्ट था, एक न्यूयॉर्क था वह। RSC इसने ट्रू दिया हुआ है। TSX इसने फॉल्स मैंने रखा था, तो ये टाइप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करा तो फॉल्स है। टेलविंड कॉन्फ़िग यहाँ पर ये वाली फाइल को मेंशन करता है। CSS कहाँ से लेना है उसको मेंशन करता है। बेस कलर हमने सेलेक्ट किया था तो वह मिलता है, और इसे वेरिएबल ट्रू है। अगर इसे वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे तो ये फॉल्स होकर आपको मिलेगा। बाकी एलियास यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा गया, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन आपने दिया था उसी इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर फॉलो करते हुए लिखा गया है शेड CN के लिए, जिससे कि वो बेहतर तरीके से आपके प्रोजेक्ट पे काम कर सके। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, फोल्डर और फाइल्स जो भी क्रिएट होती हैं उसके रिगार्डिंग। अब चलिए इसको यूज़ करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको अपने प्रोजेक्ट में लेकर आ सकते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, पहले पेज में चलते हैं। लेआउट आपका जैसा है वैसा रहने देते हैं। यहाँ पर ये वाली फॉन्ट यूज़ कर रहा देख सकते हैं आप, चाहे तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और इसको कर देते हैं क्लोज। पेज में रहते हैं और हम लोग यहाँ से पूरा मेन ही हटा देंगे, ठीक है, वरना ये डिफॉल्ट नेक्स्ट इसका जो पेज दिखता है वो दिखेगा, जो कि मुझे चाहिए नहीं। मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक का रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर हम लोग एक मेन दे देते हैं, और यहाँ पर एक देते हैं H1। इसका मैं चेंज कर दूँ क्या, ये हम लोग चेंज कर देते हैं, रहने देते हैं इसको। हम लोग सिंपली ज़्यादा कुछ करना है नहीं वैसे भी। एक H1 लिखा मैंने, और यहाँ लिख दिया हेलो नेक्स्ट। सेव किया, सेव करने के बाद इसके बाद रन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। npm रन डेव किया, और यहाँ पर देखिए ये हमारा रन होकर दिख जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट, हेलो नेक्स्ट, क्या दिख रहा है, हेलो नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर में, सबसे ऊपर में देखिए, जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, देखिए यहाँ हेलो नेक्स्ट दिख रहा है। तो ये हो गया। अभी ये तो हो गया। अभी हम लोग यहाँ से इसको यूज़ कैसे करते हैं वह दिखाता हूँ। तो ये इंस्ट्रक्शन था इंस्टॉल करने का तरीका। आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं इसे देख लीजिएगा, बाय डिफॉल्ट ये देखिए इस तरीके से फॉन्ट, ये फॉन्ट यूज़ हो रहा है। तो फॉन्ट यूज़ करना वैसे भी ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो इसको रहने देते हैं इसको। अब हम लोग यहाँ से आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन पे हम लोग देख चुके थे, इंस्टॉलेशन भी हम लोग देख चुके हैं कि कौन सा जो भी इंस्टॉल करना हुआ। component.json फाइल पे, the component.json file holds configuration for your project. We use it to understand how your project is set up and how to generate components customized for your project। तो ये इंस्ट्रक्शन वहाँ लिखा हुआ है जिससे कि ये समझ सके कि कहाँ पर CSS लिखना है, कहाँ पर कंपोनेंट बनाने हैं, कहाँ पर यूटिलिटीज करनी है, वह सारा कुछ ये इसने लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर देखिए ये सब कुछ अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। वैसे स्टाइल कौन कौन सा है, एक डिफॉल्ट, एक न्यूयॉर्क जो यहाँ पर आपको दिख रहा है,
अब देख लीजिए क्या डिफरेंस होता है। न्यूयॉर्क में कुछ इस तरीके से दिखता है, आप डिफ़ॉल्ट में करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। बटन बटन थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है और फॉन्ट भी थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है, बाकी ये कुछ इस तरीके से दिखता है। टेलविंड का यहाँ पर देखिए, टेलविंड कॉन्फ़िग में आपको टेलविंड ये इस तरीके से दिखेगा, या फिर ये टाइप स्क्रिप्ट रहेगा तो डॉट कीज़ के साथ दिखेगा। टेलविंड सीएसएस में यहाँ पर ये इस तरीके से दिख रहा है, बट मेरे केस में ये थोड़ा सा अलग है, आप देखेंगे इसमें जाके। तो टेलविंड का कॉन्फ़िग सीएसएस जो हमारे एसआरसी के अंदर हमने मेंशन किया था वह दिखता है। आप चाहें तो स्टाइल के अंदर भी रख सकते हैं इसको, उससे कोई इशू नहीं है। और फिर बेस कलर यहाँ पर देखिए ग्रे और ये सब कलर्स दिया गया है। बाकी जैसे वेरिएबल ट्रू और फॉल्स हो सकता है, जो भी आपने चूज़ किया हो उसके अनुसार। बाकी आरएससी था, TSX था, एलियास था और ये सब कुछ था। अभी थीमिंग में हम लोग अगर आए थीमिंग में, तो यू कैन चूज बिटवीन यूजिंग CSS वेरिएबल और टेलविंड CSS यूटिलिटी क्लासेस फॉर थीमिंग। ये मैंने आपको शुरू में बताया था, शुरू में चूज़ करना होता है। और यूटिलिटी क्लासेस में डायरेक्टली देखिए इस तरीके से बीजी जिंक और ये सेट हो जाता है। लेकिन अगर आप CSS वेरिएबल यूज़ करते हैं तो उसमें इस तरीके से बीजी बैकग्राउंड टेक्स्ट फोरग्राउंड इस तरीके से होता है। फोरग्राउंड का एक वैल्यू दिया गया है, कलर वैल्यू, तो जब वहाँ चेंज करेंगे तो जहाँ जहाँ भी टेक्स्ट फोरग्राउंड रहता है वहाँ चेंज हो जाता है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये मेरे कहने का मतलब था। अभी देखिए यहाँ पे जैसे प्राइमरी लिखा गया है, प्राइमरी फोरग्राउंड लिखा गया है, तो प्राइमरी का कलर अपना एक यहाँ पर है, फिर फोरग्राउंड इसका कलर अपना यहाँ पर, ये कलर चेंज करेंगे, ये वाला वैल्यू चेंज करेंगे, तो जहाँ जहाँ भी प्राइमरी लिखा गया होगा वहाँ सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये है इसका काम। बाकी यहाँ पर आपको दिखता है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, जो कि यहाँ पर बताया गया है। हियर इज दी लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स फॉर कस्टमाइजेशन, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर वगैरह आपको चेंज करना हो तो कर सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर दे दिया गया है सब कुछ। एडिंग न्यू कलर, अगर आपको न्यू कलर ऐड करना हो तो आपको इस तरीके से नया कलर इस तरीके से ऐड करना है रूट में। जैसे इन्होंने वार्निंग का एक नया ऐड किया, तो ये वार्निंग का ये वैल्यू दिया और ये वार्निंग डार्क मोड के लिए ये वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर जो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वह है दी बैकग्राउंड वेरिएबल इज यूज्ड फॉर बैकग्राउंड कलर, जो मैं बता रहा था वहाँ पर। तो बैकग्राउंड वेरिएबल जहाँ भी आपको दिखता है वह बैकग्राउंड कलर के लिए है ऑफ द कंपोनेंट, एंड द फोरग्राउंड वेरिएबल इज यूज्ड फॉर द टेक्स्ट कलर। तो ये ध्यान में रखिए। अभी द बैकग्राउंड सुफिक्स इज ओमिटेड व्हेन द वेरिएबल इज यूज्ड फॉर द बैकग्राउंड कलर ऑफ द कंपोनेंट। तो बैकग्राउंड जो सुफिक्स है वो इसको ऑमिट कर दिया गया, जहाँ जहाँ भी यूज़ किया गया वहाँ बाकी फोरग्राउंड आपको दिख जाएगा। ये टेक्स्ट कलर डिफाइन करेगा और ये कंपोनेंट का बैकग्राउंड कलर डिफाइन करेगा। ठीक है जी, तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसको यूज़ करने से पहले। बाकी डार्क मोड आपको यहाँ पर मिल जाता है, डार्क और लाइट मोड आप इसमें इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको डार्क मोड अगर करना है तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आप डार्क और लाइट कर पाएंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, आंखों को संभाल के देखिए, यहाँ से लाइट करेंगे तो ये लाइट हो जाए और यहाँ पर इसको वापस से डार्क करेंगे तो ये डार्क हो जाए। बहुत ही आसान तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट पे डार्क मोड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वापस से चलते हैं जहाँ पर हम लोग थे डार्क मोड पे। यहाँ पर अलग अलग फ्रेमवर्क के लिए यहाँ पर कोड करके दे दिया गया है आपके लिए आसानी। CLI इन्होंने ये हमने यूज़ किया था इन सवालों के जवाब के सेटअप करने के लिए, तो ये तो हमने देखा है। टाइपोग्राफी में इन्होंने कॉम्पोनेंट्स के तौर पर बना के शायद इसको नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने बना के रखा है बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि आपको इस तरीके का अगर H1 चाहिए तो सिंपली इस कोड को आप कॉपी कर लीजिएगा, ये पूरा का पूरा जो H1 है, फिर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, या फिर अगर ऐसे कंपोनेंट यूज़ करना है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट आप सिंपली ये वाला कॉपी कर सकते हैं। इस तरीके से H2 के लिए, फिर H3 के लिए, फिर H4 के लिए। और यहाँ टेबल उन्होंने बना के दिया हो, तो ये टेबल आप नहीं भी यूज़ करना चाहिए, सिंपल सा टेबल है। अगर नहीं यूज़ करना चाहें तो टेबल यहाँ नीचे है कंपोनेंट के तौर पर, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा और इनलाइन कोड, लार्ज और ये सब देखिए बहुत ही मामूली सी चीज़ यहाँ पर दी गई है। बाकी फिग्मा का ये दिया गया है, फिग्मा की UI किट। ये नहीं देखना, चेंज लॉग में आपको मिल जाएगा कि क्या अपडेट आता है। वह जुलाई 2023 में इन्होंने ये चेंज किया हुआ है। अब आर्ट में जाएंगे तो आपको पावर्ड बाय अमेजिंग ओपन सोर्स प्रोजेक्ट और इन्होंने किसने बनाया हुआ सारा कुछ आपको क्रेडिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी इंस्टॉल करने का तरीका नेक्स्ट.js पे कैसे करेंगे वह यहीं से देखकर हमने इंस्टॉल किया था। अभी वीट पे कैसे करेंगे वो सिर्फ से रिमिक्स पे, लारावेल पे, बाकी सब पर। डार्क मोड के लिए नेक्स्ट.js पे कैसे डार्क मोड आप इंप्लीमेंट करेंगे वह, और वीट पे कैसे करेंगे, एस्ट्रो पे कैसे करेंगे, रिमिक्स पे कैसे करेंगे वो। बाकी यहाँ पर मेन चीज़ है अब जो कि है कंपोनेंट। चलिए आपको दिखाता हूँ कि कंपोनेंट्स कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट यूज़ करेंगे बटन्स, तो ये बटन है और यहाँ पर इसका कोड मिल जाएगा। तो इसको अगर आपको किसी भी कंपोनेंट को यूज़ करना है तो इसको पहले ऐड करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में एज अ कंपोनेंट। और ऐड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो आप मैनुअली इस तरीके से इसको यूज़ कीजिए, मैनुअली इस तरीके से ये कोड कॉपी पेस्ट करके, या फिर आप सिंपली CLI का यूज़ कर लीजिए जो कि ज़्यादा यूज़ होता है और ज़्यादा ईजी है। तो CLI का ही यूज़ करेंगे, तो CLI पे रहना है और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। फिर आप जो भी यूज़ करते हैं, मैं NPM यूज़ करता हूँ, NPM पे क्लिक करना है, ये आपका कॉपी हो जाएगा। देखिए ये क्या कर रहा है, ये NPX -CN-UI लेटेस्ट और ऐड बटन, मतलब बटन कॉम्पोनेंट हमें ऐड करना है। हम लोग यहाँ पर आते हैं और सिंपली एक और मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, जिससे हम इसमें हम लोग कॉम्पोनेंट्स ऐड करने का काम करें। तो देखिए अभी कॉम्पोनेंट्स फोल्डर हमारा खाली है, कोई भी नहीं है। इस पर एक UI डायरेक्टरी क्रिएट होगा और उस पर सारा कॉम्पोनेंट हमारा जाएगा। तो सिंपली इस पर इसको क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी इसको रहने देते हैं। यहाँ पर पेस्ट कीजिए, देखिए NPX -CN और इंटर की प्रेस करना है। इंटर की ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाता है वैसे, जिसे वहाँ से कॉपी करते हैं वैसे ही, और ये हमारा ऐड हो रहा है।
तो ये ऐड हो गया कम ईजी तरीके से। अब ये ऐड क्या हुआ, ऐड सिर्फ हुआ एक कंपोनेंट, जो कंपोनेंट आप यहाँ मैनुअली बनाते हैं, जैसे राइट क्लिक करके यहाँ पर एक कंपोनेंट आप फाइल बनाते हैं, तो ये फाइल आपको बनाना नहीं पड़ा बटन का, इन्होंने बना के दे दिया। यूआई फोल्डर के अंदर में बटन ये वाला कोड है इसका, इसमें इन्होंने रिएक्ट को इस तरीके से इंपोर्ट किया हुआ है, स्लॉट को इंपोर्ट किया है, सीवीए इंपोर्ट किया हुआ है, और ये लिब इंपोर्ट किया हुआ है इन्होंने जो लिब बनाया उससे। और यहाँ पर बटन वेरिएंट है जिसपे सीवीए करके यहाँ पर देख सकते हैं क्लास वेरिएंट अथॉरिटी होता है ये, और इस पे टेलविंड के ही क्लासेस सारे के सारे यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है। उसके बाद इन्होंने वेरिएंट बनाया है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वेरिएंट्स, फिर इसके अंदर वेरिएंट है, डिफॉल्ट वेरिएंट है जिसपे टेलविंड के क्लासेस हैं, देख सकते हैं ये अलग कलर में आपको दिखेगा। और आप ये वेरिएंट यूज़ करेंगे तो जैसे डिस्ट्रक्टिव है जिसपे ये टेलविंड के क्लासेस यूज़ हैं। फिर ये हॉटलाइन, ये इसका कलर है सेकेंडरी, ये है घोस्ट, इस पे ये दिखेगा, लिंक पे ये दिखेगा। और साइज एक एट्रीब्यूट की तरह ये काम करेगा, ये जो आप देख रहे हैं साइज और यहाँ पर वेरिएंट, ये सब एट्रीब्यूट की तरह काम करेगा, आपके प्रॉप की तरह भी कह सकते हैं, इसको प्रॉप की तरह भी काम करेगा। तो डिफॉल्ट साइज पे ये दिखेगा, एसएम पे ये दिखेगा, एलजी पे ये दिखेगा, और ये एक आइकन भी साइज इन्होंने लिखा हुआ। तो ये कितना कस्टमाइजेबल हो सकता है आप इसको देख कर ही अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पास पूरा का पूरा कॉम्पोनेंट है बटन का। अब आपको जिस भी कलर का चाहिए, और ये डिफॉल्ट पे आपको ये नहीं चाहिए, आपको अपना खुद का चाहिए, तब इसको कस्टमाइज कर लीजिए। जहाँ भी डिफॉल्ट सेट होगा बटन का वहाँ वहाँ ये वाला कलर चला। आपको उसी तरीके से अगर कोई नया कलर ऐड करना हो तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये सब है। बाकी इधर कंपोनेंट जो प्रॉप के थ्रू पास किया गया है वो सब यहाँ पर है, तो इसको देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। बट आप यहाँ से ऑप्शन जानना चाहेंगे कि कौन कौन सा आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, वेरिएंट का कौन कौन सा आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ से आके उसको देखिए। ठीक है, साइज़ कौन कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से आके आप देखेंगे। बाकी डिफॉल्ट में वेरिएंट का डिफॉल्ट सेट है और साइज का डिफॉल्ट सेट है, और डिफॉल्ट का मतलब ये साइज पे और वेरिएंट का डिफॉल्ट का मतलब ये वाला। ठीक है, इसको क्लोज कीजिए, इसका कोई काम नहीं है, और सिंपली इसको यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक कॉम्पोनेंट बना लेता हूँ और इस पर हम लोग टेस्ट करेंगे। देखिए test.jsx ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और सिंपली इसको क्या करेंगे, पेज में इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हेलो लिखने के बजाय हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टेस्ट, ये टेस्ट, ये इंपोर्ट नहीं हो गया ऑटोमेटिकली, कोई बात नहीं, लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। इस इमेज की आवश्यकता है नहीं, सिंपली इसको यहाँ से हटाते हैं और टेस्ट वाले को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारा इंपोर्ट हो गया। अभी टेस्ट में जो भी लिखेंगे इस पेज पे वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पर RFC करके हम लोग एक बना लेते हैं, ये सिंपल सा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, और यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ है, और ये जो कि हमने इसको यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हमें यहाँ पर जो भी काम करेंगे वो हमें दिखाई देगा। तो इसको रन करते हैं, रन तो ऑटोमेटिकली ये हो ही रहा है यहाँ पर, तो हमें ये पेज भी दिख जाएगा टेस्ट। तो यहाँ पर कुछ है क्या, यहाँ पर कुछ नहीं है, सही है यहाँ पर। और यहाँ देखिए आपको टेस्ट यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं मेन पे। आई थिंक मुझे यहाँ पर थोड़ा सा क्लासेस ऐड कर देना चाहिए। तो क्लास पे, क्लास में स्टेटमेंट से जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं कंटेनर। मैं इसमें ऐड कर दूँ, जैसे कि आपको बीच में थोड़ा सा दिखिए, और MX ऑटो कर देता हूँ मैं। ये क्यों दिया मैंने कॉमा, इसको सेव करते हैं, और ये आपको बीच में दिखेगा थोड़ा सा, ये साइड में हट के दिख रहा था ना, यहाँ पर दिख रहा है, तो एकदम चिपक के नहीं दिख रहा। अब हम लोग बटन को यूज़ करना सीखेंगे, तो उसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर एक डिव तो बना हुआ है, या मेन बना सकते हैं या फिर एम्प्टी बना सकते हैं। सो यहाँ पर आते हैं और बटन ऐड करना दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर आना है, और बटन को ऐड करने, यूज़ करने के लिए आपको पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ आइए और इसको इंपोर्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। बटन यूज़ करके बटन इंपोर्ट करना जरूरी है। उसके बाद इसको इंपोर्ट किया, अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसको कॉपी करना है, आप चाहें तो यहाँ पर एक एग्जांपल में बना के दिया हुआ था न्यूयॉर्क वाला, तो अब इसको भी, इस कोड को भी यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं पूरे को। बट मुझे करना नहीं है, पूरे को नहीं होती, ये इस वाले को कॉपी कीजिए और इस वाले बटन को कॉपी कीजिए। बट मैं आपको यहाँ से दिखा। सो इसको यूज़ कैसे करते हैं, बस एक बार वह सीख जाइए, तो फिर आप सभी कॉम्पोनेंट्स को यूज़ कर पाएंगे। पर बटन इसको क्या सेव, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये वाला बटन, यहाँ आप आइए, देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा बटन, ये बटन दिख रहा होगा आपको। ये और बटन मैं आपको दिखाता हूँ अलग अलग वेरिएंट के, तो फिर आपको दिखेगा, तो इसमें थोड़ा सा वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं बटन 1, और इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ वेरिएंट चेंज करके दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर वेरिएंट लगा देते हैं डिस्ट्रक्टिव, और एक डिफ़ॉल्ट वाला, अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो डिफ़ॉल्ट चलाएगा, बट यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मेंशन भी कर सकते हैं। और फिर एक लिंक करके, तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और वो चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा लिंक। इसको सबको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, आपको देखिए दिख रहा है बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन, और ये लिंक। इस तरीके से आप बटन बनाना चाहें तो बटन बना सकते हैं। डिसेबल्ड बटन बनाना तो वह भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको वेरिएंट नहीं लिखना, सिंपली यहाँ पर डिसेबल्ड लिखिए, डिसेबल्ड, और आई थिंक यहाँ टेक्स्ट चेंज कर देना चाहिए आपको। यहाँ पर हम लिख देते हैं डिसेबल्ड, सेव किया, और अगर आप यहाँ पर आएंगे देखिए वो डिसेबल्ड दिखेगा, डिसेबल्ड लिख रहा है। अभी ये हो गया। यहाँ पर मैं लिख दूँ क्या, ये बटन्स का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से बटन का ही यूज़ करके आप आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आना है और आप लिखिए बटन, वैसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये बटन हो गया। अब बटन के अंदर ही आप जो भी आइकन आपको चाहिए वो आइकन, तो ये आइकन आपको मिलेगा कहाँ से, ये आपका आइकन मिल जाएगा रिएक्ट आइकन, रिडक्स यूआई के रिएक्ट आइकन। देखिए यहाँ पर दिख रहा है इंपोर्ट होगा, यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे इंटर की प्रेस किया, यहाँ पर ट्रैश आइकन मुझे चाहिए था, तो वह मेरा
यहाँ इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने का सिंपल सा तरीका है जो कि ये सेल्फ क्लोजिंग होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप क्लास दे सकते हैं टेलविंड के कि आपका हाइट कितना रहेगा, मान लीजिए 4 रहेगा, और विड्थ कितना रहेगा, ये भी हम लोग 4 दे देते हैं। तो हाइट और विड्थ दे दिया। बटन में डिफ़ॉल्ट रहेगा, डिफ़ॉल्ट मीन्स ये वाला जो डिफ़ॉल्ट रहता है ये वाला डिफ़ॉल्ट रहेगा, और आपका ये आइकन इस तरीके से दिखे। तो आपको यहाँ पर साइज़ देना पड़ता है एक्चुअली, साइज़, और साइज़ आपका इक्वल हो जाएगा यहाँ पर क्या, आइकन। आइकन यूज़ करें तो आइकन साइज़ में आइकन देना, यहाँ आइकन दे दिया। यहाँ पर आइए, देखिए आपको ये आइकन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें बटन है तो ऑन क्लिक इवेंट लगा सकते हैं, फिर जो आपको जो भी करवाना है कर सकते हैं। अगर आपको उस तरीके से डिफ़ॉल्ट में नहीं चाहिए तो आप वेरिएंट भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट किया तो ये इस वेरिएंट में दिखने लगेगा। अभी तो ये दिख रहा था डार्क, बट अब ये कुछ इस तरीके से इस वेरिएंट में दिखेगा। तो ये आइकन बनाने की बात हो गई। अभी एक और मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें आप टेक्स्ट के साथ आइकन बना सकते हैं। तो इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, और इसमें आप यहाँ पर अगर चाहें तो लिखिए डिलीट, एक स्पेस दे दीजिए ताकि थोड़ा सा अलग होकर दिखे, और इस पर कोई वेरिएंट मुझे नहीं चाहिए, मुझे डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ करना है। या फिर हम लोग इसमें डिस्ट्रक्टिव यूज़ कर लेते हैं, ये लाल रंग में दिखाई देगा, लगभग लाल में। यहाँ पर सेव किया और यहाँ पर आई, देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। नहीं ये नहीं है, ये ठीक नहीं हुआ, इस तरीके से नहीं दिखना चाहिए था। इसमें से हम लोग आइकन को ये हटाते हैं, ये वाला साइज़ इसमें सेव किया। सेव करने के बाद अब यहाँ पर आते हैं, अब ये ठीक दिखता है। तो इस तरीके से साइज़ आइकन इस पर देना नहीं होता है। ठीक है, और आप चाहें तो थोड़ा सा, चूँकि ये चिपक क्या रहा है आप देख लीजिएगा, ये चिपक के अगर आपका आ रहा है इन दोनों के पीछे मार्जिन वगैरह देना हो तो लेफ्ट राइट मार्जिन भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर मार्जिन राइट सेट कर दूँ कितने का, 2 का, तो ये थोड़ा सा अलग होके दिखेगा, मतलब अलग हो गया इस आइकन और डिलीट जो वर्ड है हमारा उसके बीच में थोड़ा सा अलग होके दिखेगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी डिसेबल्ड में करना हो तो वह भी कर सकते हैं, और मैं आपको एक दिखाता हूँ थोड़ा सा एनिमेशन भी इस पे। इसी को कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर कोई भी वेरिएंट नहीं लगाएंगे, हम लोग डिसेबल्ड लगाते हैं, डिसेबल्ड, और एक आइकन हम लोग नया यहाँ पर लेकर आते हैं। आइकन ये मैं पूरा कट कर इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर अपलोडिंग हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं, अपलोडिंग या फिर सिर्फ अपलोडिंग, और यहाँ पर हम लोग एक डाउनलोड आइकन लेकर आएंगे। तो डाउनलोड आइकन ये रहा, ऊपर में ये इंपोर्ट हो गया होगा। क्लास नेम यहाँ पर हम लोग को देना है ML2, यानी कि लेफ्ट से, बिकॉज लेफ्ट में इसके लेफ्ट में हमारा वर्ड है तो लेफ्ट से मार्जिन दे दिया, और H4 कर देते हैं और विड 4 कर देते हैं, विड्थ 4 हो जाएगा। बाकी अभी इतना देखिए, इसको सेव किया और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोडिंग दिखेगा, और ये दिखेगा छोटा सा, मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखिए छोटा सा ये दिखेगा। बट इसको मुझे एनिमेट करवाना है कि ये जंप करता रहे जब तक डाउनलोडिंग ना हो जाए, तब तक अपलोडिंग ना हो जाए, तब तक डाउनलोडिंग नहीं अपलोडिंग। तो आप एनिमेट का यूज़ करते हैं। एनिमेट देखिए, एनिमेट नॉन है, एनिमेट इन स्पिन है, जैसे ये गोल गोल घूमता रहेगा, आप ये भी लगा सकते हैं। या फिर एनिमेट पिंग है, पल्स है, बाउंस है, मैं बाउंस यूज़ करता हूँ। और इसको सेव किया तो ये उछलेगा, देखिएगा, देखिए ये उछल रहा है इस तरीके से, ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये इस तरीके से काम करे। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी, अगर आपको ऐसे सर्कल होता तब उसमें राउंड स्पिन लगा दीजिए, सर्कल घूमता हुआ आपको दिखता तब वह भी कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रॉपर लिंक इसमें दिखाता हूँ कि लिंक आपको बनाना हो जिस पर क्लिक करके किसी और पेज पे स्विच करें तो वह कैसे आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको बटन ही यूज़ करना है। हम लोग कोई एक यूज़ कर लें, क्या कॉपी पेस्ट कर लें। अच्छा मैं बना देता हूँ, टाइप कर देते हैं बटन, और ये बटन हो गया। इसको एंटर की प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको लिंक यूज़ करना है जो नेक्स्ट से मिलता है, वो इंपोर्ट कर लेना है। ऊपर में आपका ये चला आएगा, जैसे आप इंटर की प्रेस करेंगे वैसे ये देखिए यहाँ पर ये लिंक हमने नेक्स्ट लिंक से इंपोर्ट किया हुआ है। और इसमें होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, तो इसको बंद कीजिए। यहाँ पर आपको दिखेगा जैसे लॉगिन का कोई पेज हुआ आपका तो उसमें जाना है, कॉन्टैक्ट का कोई पेज हुआ तो उस पर जाना है बटन के होते हुए। तो href आपको यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर आप डायरेक्टली कोड के नाम लिख सकते हैं। जैसे लॉगिन के पेज में तो लॉगिन लिख दिया। अब यहाँ पर आप इसको एज अ चाइल्ड लिखना होता है, एज चाइल्ड यहाँ पर ही लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर आप यहाँ पर वेरिएंट डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर लिखता हूँ वेरिएंट, और ये वेरिएंट दे देंगे घोस्ट का। आप कोई वेरिएंट दे सकते हैं। वैसे इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ है तो देखिए आपको ये इस तरीके से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा हॉवर इफेक्ट देखने को मिलता है लॉगिन पे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन पेज पे लेके चला जाएगा, बट वो है नहीं तो आपको यहाँ पर 404 दिख रहा है। बैक कर दें इसको और हम लोग यहाँ पर चले आते। तो ये लिंक बनाना हो तो कैसे बनाएंगे वह मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। अब इसमें बटन में इतनी ही कलाकारी हो सकती है, मतलब और भी कलाकारी हो सकती है, बट उतना ज़्यादा करने की आवश्यकता है नहीं। अभी दूसरे कॉम्पोनेंट में आते हैं जो कि है यहाँ पर, कोई भी कॉम्पोनेंट ले लीजिए। जैसे अलर्ट आपको यूज़ करना होता है, अलर्ट सिंपली आप इसको कॉपी कीजिए, npm वाले को कॉपी किया, यहाँ आना है, इसमें पेस्ट करना है, इंटर की प्रेस करना है जिससे अलर्ट आपका इंस्टॉल हो जाए। देखिए आपका इंस्टॉल हो गया और आपको यहाँ पर एक यूआई पे एक कॉम्पोनेंट दीजिएगा अलर्ट का। अब बस इसको इंपोर्ट करना है और यहाँ भी यूज़ करना है, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको यहाँ यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। इसके लिए आप यहाँ पर आइए और लिखिए अलर्ट। ये मैंने कमेंट लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे अलर्ट। अगर ये ऑटो इंपोर्ट होगा तो बढ़िया। और देखिए हमने यहाँ से इंपोर्ट किया था इसको, अलर्ट को नहीं, ये यहाँ से नहीं है। सो सिंपली क्या करना है, कॉपी पेस्ट इसको कीजिए और इस बटन को आप यहाँ पर लिख दीजिए ये अलर्ट, और सिंपली यहाँ पर अलर्ट। अगर आपको ये लिखना टाइप नहीं करना, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, सबसे बेटर ऑप्शन है। ये अलर्ट में आपको ये कॉम्पोनेंट मिलते हैं, एक ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा।
तो बेटर होगा यहाँ से आके कॉपी करना, बिकॉज हमें वहाँ से पता नहीं चलता जब तक हम लोग फाइल को देखे ना खोल के। तो ये हम लोग तीनों को ही इंपोर्ट कर लेते हैं, पर पेस्ट किया। देखिए ये अलर्ट देगा, अलर्ट डिस्क्रिप्शन देगा और अलर्ट टाइटल देगा। ये अगर आप इसको जाके देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएगी कि ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की गई होंगी। देखिए अलर्ट, अलर्ट टाइटल, अलर्ट डिस्क्रिप्शन, जिसके लिए हम लोग उसको इंपोर्ट कर पा रहे हैं। कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉप यूज़ होगा, वेरिएंट आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको डिफ़ॉल्ट में ये मिल जाएगा, डिस्ट्रक्टिव में आपको ये मिल जाएगा, और कुछ खास इसमें है नहीं, बस डिस्ट्रक्टिव दिया गया है और डिफ़ॉल्ट दिया गया है, 2 ही वेरिएंट दिया गया है। डिफ़ॉल्ट में मतलब डिफ़ॉल्ट वेरिएंट में डिफ़ॉल्ट रखा गया है। इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने का तरीका भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, मेरे पास आने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया गया है। आप यहाँ पर न्यूयॉर्क सेलेक्ट है जो हमारा स्टाइल, तो ये रहेगा कोड में। सिंपली हमने ये इंपोर्ट कर लिया हुआ है, और आप चाहें तो सिंपली अलर्ट को यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कीजिए और कोड में आइए और यहाँ पर पेस्ट कर डालिए। इसको हटाइए और पेस्ट कर दीजिए। ओके, बाकी देखिए इसमें इसने रॉकेट आइकन का यूज़ किया हुआ। आप चाहें तो आइकन का यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि आइकन का यूज़ किया ही जाए। आपको स्ट्रक्चर समझना है कि अलर्ट के अंदर में अलर्ट टाइटल लिखा जाता है और इसके नीचे लिखा जाता है अलर्ट डिस्क्रिप्शन। बट आप ऊपर भी कर सकते हैं, बट वह एक स्ट्रक्चर वे में नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर आप अलर्ट, जैसे कि आप यहाँ पर टाइटल में दे सकते हैं। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ रन करके। ये हमने ऐसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ सेव किया, और ये आपको अलर्ट यहाँ पर देखिए इस तरीके से हेड शार्प इस तरीके से आपको दिखता है। यहाँ पर आपको टाइटल दिखेगा और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिखेगा। बाकी आप आइकन वगैरह हमने हटा दिया तो वो दिख नहीं रहा, बट आप आइकन लगा सकते हैं इस पर। आपको अगर वेरिएंट चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ पर मैं को डॉक्यूमेंटेशन में दिखाता हूँ, वहाँ पर ये उन्होंने बताया होगा। देखिए डिस्ट्रक्टिव, आपको इस तरीके से वेरिएंट लगाना तो कोड में आना है, और यहाँ पर देखिए वेरिएंट में यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इसने लगा के रखा। बाकी इन सब में आप टेलीविजन की क्लासेस वगैरह जो भी हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, और देखिए ये कुछ इस तरीके से लाल रंग में आपको दिखाई देने लगता है। तो ये अलर्ट हो गया। इस तरीके से अलर्ट डायलॉग है, जिसपे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये यस नो या फिर कैंसिल कंटिन्यू इस तरीके से दिखाई देता है। तो वह सेम तरीका है, पहले इसको ऐड करना है, फिर यूजेस इसको इंपोर्ट करना है, फिर यहाँ पर पूरा हायरार्की दे दिया गया कि किस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको इसमें जो चाहिए, जैसे मुझे हेडर नहीं चाहिए अलर्ट का तो मैं अलर्ट को डिलीट कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे फुटर चाहिए तो मैं फुटर रख सकता हूँ। इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है जी। जैसे एस्पेक्ट रेशियो है, इसमें आप एस्पेक्ट रेशियो डिफाइन कर सकते हैं कि मेरा इतने का जैसे हीरो सेक्शन आप लोग को बनाना है तो एस्पेक्ट रेशियो 16:9 का हो या फिर 3:2 का हो, तो आप एस्पेक्ट रेशियो इसमें डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली ऐड करना है, इंपोर्ट करना है और इस तरीके से यूज़ करना है। एवटार है, एवटार कुछ इस तरीके से दिखेगा, फिर इस तरीके से दिखेगा, मतलब फॉल ओवर इसमें दिया गया होगा। ठीक है, एवटार फॉल बैक दिया गया है, यानी कि जब तक इमेज हमारा रेंडर नहीं होता है, आता नहीं है, तब तक आप ये दिखा सकते हैं फॉल बैक। ये फॉल बैक का मतलब होता है। बहुत ही आसान तरीका है समझने का, कोई ज़्यादा इसमें इशू नहीं होगा। छोटी छोटी चीज़ें तो ज़्यादा मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ऐड करना है, इंपोर्ट करना है और इस तरीके से यूज़ करना है। जहाँ भी यूज़ करना है दोनों यूज़ कीजिए, पूरा का पूरा ये। इसमें फॉल बैक भी आप यूज़ कर लीजिए तो बेहतर रहे। बाकी बैजेस हैं, तो ये बैजेस कुछ इस तरीके से दिखते हैं। बैजेस में आपको इस तरीके से यूजेस मिल जाता है। आप इसमें वेरिएंट लगा सकते हैं, और बस वेरिएंट लगा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वेरिएंट, सेकेंडरी वेरिएंट, आउटलाइन वेरिएंट, डिस्ट्रक्टिव वेरिएंट लगा सकते हैं। ये सब वेरिएंट लगा सकते हैं। बटन का तो मैंने आपको बताया है। बाकी कैलेंडर है, इसमें आपको इस तरीके से कैलेंडर मिलता है। इसको कैसे करना है, इसको ऐड करना है, इसके बाद इसको इंपोर्ट करना है और ये पूरा कैलेंडर आपको चिपका देना है। कोड कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी ये क्लिक करके खोलने वाला इस तरीके से, तो ये भी आप यहाँ कोड दिया गया है, आप इसको यहाँ से देख के और यूज़ कर सकते हैं। बाकी कार्ड है, कार्ड में आपको दिखा देता हूँ। हम लोग इसको कॉपी किया मैंने npm से, और सिंपली यहाँ ये और पेस्ट करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं, ये हमारा कार्ड ऐड हो जाएगा। और ऐड हो गया, कार्ड ऐड हो गया। अभी मैं आपको कार्ड का इसका दिखा देता हूँ। मैं आपको एक क्विकली बना के दिखाता हूँ, वरना टाइम लगेगा इस पर। सो यहाँ से आपको जाना है, पहले यहाँ आइए, और ये आपने किया ऐड। अब इसको इंपोर्ट करने की बारी है, तो इस पूरे को कॉपी करते हैं और सिंपली कोड में आते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो लिंक के नीचे मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट किया, तो इसको यूज़ करने का तरीका भी यहीं पर दिया गया है। तो आप चाहें तो इस पूरे को कॉपी कीजिए और पेस्ट कर लीजिए, कि जो चाहिए वो रखिएगा और जो नहीं चाहिए वो हटा दीजिएगा। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो हम लोग सिंपली यहाँ आते हैं और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने अपना खुद का थोड़ा सा कस्टमाइज किया हुआ है। जैसे कार्ड टाइटल में लिख दिया लर्न जावा स्टेप बाय स्टेप, कोर्स बाय राजेश कुमार, मैंने अपना नाम लिख दिया हुआ। बाकी ये कार्ड हेडर था। अब कार्ड कंटेंट यहाँ पर लॉरेम का लिख दिया है मैंने, और कार्ड फुटर में मैंने फ्लैक्स सीएसएस का अपना खुद का क्लास लगाया, जस्टिफाई एंड करके, और एक बटन यहाँ पर लगा दिया हुआ है। इस तरीके से आप दो कंपोनेंट को अंदर में लिख कर भी अपना बना सकते हैं बेहतर यूआई। ठीक है, कुछ इस तरीके से कार्ड आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कार्ड हो गया। कार्ड के बाद चेक बॉक्स भी आपको मिल जाता है, फिर कोलैप्सिबल भी मिल जाता है। इस तरीके से कोलैप्सिबल मिल जाएगा,
कॉम्बो बॉक्स आपको मिल जाएगा, ये वाला देखिए कॉम्बो बॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। और नीचे देखेंगे तो आपको और भी थोड़ा ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अलग अलग ऑप्शन। फिर कमांड आपको मिल जाता है इस तरीके से, कमांड पैलेट जो आजकल साइट्स पे बहुत ज़्यादा लगाया जाता है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपको मिलता है, यहाँ पर राइट क्लिक का जो ऑप्शन होता है, यहाँ नहीं, यहाँ पर जो राइट क्लिक का इस तरीके से ऑप्शन होता है, ये भी आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए, जो डैशबोर्ड वगैरह पे काम आ सकता है। उसका डेटा टेबल है जिस पे आपको ये पूरा टेबल दिखता है, उसका कोड कॉपी करना है और पेस्ट करना है। कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ऐड करना है, इंपोर्ट करना है, कोड कॉपी पेस्ट करना है, यही रूल है इसका। डेट पिकर आपको यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको डेट पिकर मिल जाएगा। डायलॉग आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए, देखिए डायलॉग इस तरीके से ओपन होता है। फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू अगर आपको चाहिए तो ये आपको हो जाएगा, देखिए ऊपर में ओपन हो रहा, और भी अलग अलग होगा, देखिए यहाँ से ओपन, ये कुछ इस तरीके से नीचे हो रहा। और ये रेडियो ग्रुप है, तो आप रेडियो ग्रुप भी इस तरीके से रख सकते हैं, बढ़िया है यार। और ये फॉर्म है, रिएक्ट हुक फॉर्म का इसने यूज़ किया है, बिल्ड फॉर्म विद रिएक्ट हुक फॉर्म एंड जॉड का यूज़ किया वैलिडेशन के लिए। सो आपको यहाँ पर बस इसको ऐड करना है, और देखिए ऐड करने का यहाँ पर है, इंपोर्ट करना है और बस फॉर्म बनाना है मज़े से, ठीक है। इसका मैं आपको कभी बता दूंगा, किसी प्रोजेक्ट में लोग फॉर्म को ले लेंगे अलग से। देन हॉवर कार्ड है जिसमें आप यहाँ पर लेके जाएंगे कर्सर को, तो ये हॉवर अगर आपको ये दिखेगा। बाकी इनपुट है, जो टेक्स्ट इनपुट होते हैं वह अलग अलग, ठीक है, इस तरीके से डिफ़ॉल्ट ये कुछ दिखेगा। फाइल के लिए ये है, यहाँ क्लिक करके तो ब्राउज जाएगा बिकॉज ये फाइल के लिए है। डिसेबल्ड पिन बना सकते हैं, विद लेबल बना सकते हैं और विद बटन बना सकते हैं। उसके बाद फॉर्म पूरा का पूरा यूज़र नेम के साथ सबमिट, इस तरीके से फॉर्म बना सकते हैं। बाकी लेबल का एक अलग से दिया गया है, जिससे कि इसमें क्लिक करो तो ये चेक हो जाए बॉक्स, तो लेबल से ये दोनों अटैच है, इसी वजह से ये होगा। सो मेन्यू बार अगर आपको बनाना हो, जैसे फाइल एडिट, व्यू, प्रोफाइल, तो इस तरीके के मेन्यू बार भी आप बना सकते हैं। नेविगेशन मेन्यू, इसे नेविगेशन आपको बनाना अपने होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, शॉप, इस तरीके से तो आप नेविगेशन बना सकते हैं। पॉप ओवर है, यहाँ पर क्लिक करेंगे पॉप ओवर खुल जाएगा। प्रोग्रेस भी इन्होंने दे दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, बढ़िया बढ़िया सा। रेडियो ग्रुप आपको देखने को मिल जाता है, एक अच्छा सा रेडियो ग्रुप। नीचे आएंगे तो आपको और भी देखने को मिलेगा। बाकी स्क्रॉल एरिया है, यहाँ पर आप इस तरीके से स्क्रॉल एरिया बना सकते हैं, बढ़िया सा। देखिए ये स्क्रॉल एरिया इन्होंने बनाया हुआ है। बाकी सेलेक्ट, स्क्रॉल एरिया के बाद सेलेक्ट पे आते हैं और यहाँ पर आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड करना है, इंपोर्ट करना है और इसको कोड को पिक पेस्ट करके इसको यूज़ करना है। बाकी सेपरेटर है, शीट है, स्केलेटन है, स्लाइडर है, स्विच है, टेबल है, टैब्स है, टेक्स्ट एरिया, टोस्ट है और टॉगल है, टॉगल ग्रुप और टूल टिप भी है। तो ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, आप यूज़ कीजिए और इसका मज़े से इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, शॉपिंग साइट बना के। हमने थ्योरेटिकली तो देख लिया और कुछ प्रोजेक्ट भी देखा, इसे इसको यूज़ कैसे करना था वो नहीं देखा। अब हम लोग इसको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं और देखिए कि कैसा दिखता है। अभी तो हमने ये छोटा मोटा कोई कॉम्पोनेंट्स वगैरह देख लिया, इधर उधर से कुछ भी, कि बटन्स कैसे दिखेगा, लिंक कैसे दिखेगा, अलर्ट कैसे दिखेगा, कार्ड कैसे दिखेगा। यहाँ पर और भी आप चाहें तो इसमें पूरा दिन दे सकते हैं और एक एक कंपोनेंट को देख सकते हैं, ठीक है। बट वो प्रोजेक्ट के साथ आपका ठीक हो जाएगा, ऐसे देखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। बट आपको बस तरीका पता होना चाहिए, जो आपको पता चल गया है कि पहले ऐड करना है CLI से, फिर इंपोर्ट करना है जिस भी कंपोनेंट या जिस भी पेज में चाहिए हुआ वहाँ पर इंपोर्ट करना है और फिर कोड को कॉपी पेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लेना। आप चाहें तो टेबल्स की क्लासेस भी लगा सकते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए। तो हम लोग करते हैं, इसको नीचे करता हूँ मैं और यहाँ पर आइए। अब ये जो टेस्ट, इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ टेस्ट को हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना के इस पर, और इसके लिए हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे एक कॉम्पोनेंट बनाते हैं, टॉप नेविगेशन के टॉप बार या फिर टॉप नेविगेशन लिख सकते हैं। ये अपना खुद का कॉम्पोनेंट है हमारा, टॉप नेविगेशन। तो मैं यहाँ पर ये सिंटेक्स यूज़ कर रहा हूँ, JSX, दोनों जो भी वर्ड है उसका कैपिटल लेटर फर्स्ट, उस तरीके से कर रहा हूँ। आप यहाँ पर इन्होंने ये डैश वाला फॉलो किया हुआ है, तो आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। RFC करके ये कॉम्पोनेंट लेकर आते हैं और सिंपली पहले हमें टॉप नेविगेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक नेविगेशन बार चाहिए। ये पहले मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आइए, टॉप नेविगेशन, ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, देखिए ऊपर में। तो सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ आना है, देखिए आपको टॉप नेविगेशन यहाँ पर दिख जाता है। हमें नेविगेशन चाहिए, मैं आपको भी कुछ देर पहले ही दिखाया था वो, यहाँ देखिए नेविगेशन मेन्यू, ये वाला हमें चाहिए। बट हमें ये पूरा इस तरीके से नहीं चाहिए, हमें ये सिंपल डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होगा। पहले इसको ऐड करना पड़ेगा, कॉपी किया मैंने NPM वाला और अपने इस पे आते हैं, पेस्ट करते हैं, ये हमारा ऐड हो जाएगा। आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा एक नेविगेशन मेन्यू नाम से कंपोनेंट ऐड किया, देखिए ये ऐड हो गया। इन्होंने ये पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है, इन्होंने ये एक आइकन भी यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, देखिए ये पूरा का पूरा इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। टेलीविजन की क्लासेस हैं बहुत सारी यूज़ की हुई, और ये पूरा का पूरा इन्होंने अपना कॉम्पोनेंट बना के रखा। बस ये सारी चीज़ आप इंपोर्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं क्या क्या इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हमने पहले ऐड किया,
अब इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए इस पूरे को कॉपी करते हैं और फिर इसको कॉपी करेंगे। तो यहाँ से ये एक एक करके कॉपी करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, एक कोड कॉपी कर लेता हूँ ये वाला, इसी को कस्टमाइज कर लेंगे। तो ये यूज़ क्लाइंट यूज़ करना है, ये ध्यान में रखना है इस पे, वरना ये आपको सर्वर एरर दे देगा। तो ये पूरा का पूरा कोड है, देखिए आप यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोड इसका कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करता, मैं अपना खुद का आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर यहाँ आना है और देखिए मैंने ये खुद का बना के रखा हुआ है, जो आपको मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये रिएक्ट ऑल इंपोर्ट हुआ है एज रिएक्ट, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लिंक हमने यहाँ से इंपोर्ट किया है और ये जो यूटिल इसने बनाया हुआ है लिब से यूटिल्स, उससे हमने cn इंपोर्ट किया हुआ है। और ये जो हमने अभी इंपोर्ट करना था, जो हमने कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट है, इससे ये वाला पूरा का पूरा यहाँ इंपोर्ट किया हुआ, यहाँ पर आपको ये दिख भी जाएगा। फिर एक कंपोनेंट हमने बनाया एक अपना वेरिएबल जो कि एक एरे है ऑब्जेक्ट्स का, इस पर टाइटल लिखा और यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट का जो कैटेगरी होता है उसको लिखा हुआ, इसका एक href बना दिया है। इसे ये है नहीं हमारे प्रोजेक्ट में, बट इसको ऐसे मैंने बना दिया हुआ, बाकी छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा। इसी को कॉपी पेस्ट करके अलग अलग कैटेगरीज मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये चेंज कर देता हूँ, ये कॉपी पेस्ट हो गया वहीं से साइड से टॉप नेविगेशन, ओके। ये फाइल का जो नाम था वही हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। रिटर्न और नेविगेशन मेन्यू ये हमारा टॉप लेवल पे रहेगा, आप इसको इस हायरार्की को यहाँ से देख सकते हैं। ये यहाँ ये दिख जाएगा, देखिए यहाँ से पहले नेविगेशन मेन्यू रहेगा, फिर नेविगेशन मेन्यू लिस्ट रहेगा, फिर नेविगेशन मेन्यू आइटम रहता है, और फिर नेविगेशन मेन्यू ट्रिगर रहता है, जैसे आइटम 1 हो गया। फिर यहाँ से नेविगेशन मेन्यू कंटेंट आप दे सकते हैं, फिर यहाँ से एक आइटम बंद हो जाता है और एक लिस्ट यहाँ से बंद हो जाता है, फिर नेविगेशन बंद हो जाता है। आप यहाँ पर अलग अलग आइटम्स ऐड कर सकते हैं, अलग अलग लिस्ट ऐड कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ से दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए नेविगेशन मेन्यू तो एक ही रहना है, और यहाँ एक H1 दे दिया है मैंने, जिसमें हमारा साइट का जो लोगो है वह दिखेगा, या फिर टेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये अलग से मैंने दिया, इसका इस पे कोई रोल नहीं है। नेविगेशन मेन्यू यहाँ से लिस्ट, ये लिस्ट बना पहला, देखिए ये लिस्ट यहाँ से एकदम क्लोज तक होगा। तो एक नेविगेशन मेन्यू होगा, एक लिस्ट, आप उसे लिस्ट आप मल्टीपल बना सकते हैं, बट एक लिस्ट नॉर्मली देखने को मिलेगा। अब आइटम आप मल्टीपल रख सकते हैं। तो पहला नेविगेशन मेन्यू आइटम हमने रखा एक लिंक जिसके अंदर है, जो कि होम पे लेके जाएगा आपको, और इस पे नेविगेशन मेन्यू लिंक हमने दिया हुआ है। ये क्लास ने भी ये स्टाइल के लिए दिया हुआ है, स्टाइल यहाँ पर ये आपको ये यहाँ से दिख जाएगा। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो देखिए यहीं पर कहीं होगा, ये देखिए ये वाला, ये पूरा का पूरा जो CVA करके स्टाइल है ना, ये पूरा स्टाइल यहाँ पर आ रहा है। तो ये मेंशन है, बाकी इसका नाम लिख दिया है होम। अभी ये आइटम यहाँ पर समाप्त होता है, दूसरा आइटम यहाँ से शुरू जिसमें अबाउट है, उसी को कॉपी पेस्ट किया, बस यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर दिया अबाउट, बाकी फील लुक सब सेम रहेगा। फिर यहाँ से एक तीसरा मेन्यू हम लोग निकाल रहे हैं, जिसपे हमने ये नेविगेशन मेन्यू ट्रिगर किया है शॉप, ये ड्रॉप डाउन की तरह खुलेगा इसी वजह से। और नेविगेशन मेन्यू कंटेंट में हमने ये UI दिया हुआ है, एक आपकी जगह UL दिया हुआ है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और जिसपे CSS की ये क्लासेस हैं जो कि टेलविन की हैं। और हमने हमारा जो ये कंपोनेंट है ये वाला, तो हमने एक एक LI उसके अंदर लिखने के बजाय एक एरे बनाया और उस एरे को इस UL के अंदर में चला दिया हुआ है लिस्ट आइटम का यूज़ करके। तो ये एक एक करने के बजाय हम लोगों ने इसको मैप के थ्रू किया हुआ है। इसके अंदर मल्टीपल आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, कंपोनेंट टाइटल देखने को मिलेगा, और कंपोनेंट href मिल जाएगा href में, और कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ से जो डेटा है ना, वो डेटा हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं लिस्ट के तौर पर। तो ये एक आइटम यहाँ खत्म होता है, दूसरा आइटम यहाँ शुरू होता है जो कि कॉन्टैक्ट का है, बस नेविगेशन मेन्यू बंद, ये सब बंद, और यहाँ लिस्ट आइटम पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। देखिए ये मामूली सा कोड है और कुछ खास है नहीं इस पे। इसको सेव कीजिए, और सेव करने के बाद आप यहाँ पर आइए, आपको इस तरीके से दिखेगा। सामान लो, हमने इसका नाम लिखा है सामान लो .com, ये होम है, ये अबाउट है, ये आई थिंक जूम है। तो ये 100 पे आपको इस तरीके से दिखेगा, सामान लो, होम है, अबाउट है। यहाँ पर जाएंगे आपको एक मेन्यू ओपन होकर दिखेगा, जिसमें क्लिक करके आप नेविगेट कर सकते हैं जो अपने href में दिया होगा उस पे, और यहाँ कॉन्टैक्ट है। ये हमारा एक नेविगेशन मेन्यू बन गया। अब इसके नीचे एक हीरो सेक्शन बनाते हैं, जिसके लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, जिसके लिए हम लोग एक नया कॉम्पोनेंट बनाते हैं यहाँ पर, उसका नाम लिखते हैं हीरो। तो यहाँ पर न्यू फाइल, और यहाँ पर hero.jsx, आप JS फाइल भी बना सकते हैं, बट JSX में आपका जो थोड़ा एमिट है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है, तो हम लोग इसको बना रहे हैं। और इसमें हम लोग एस्पेक्ट रेशियो का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आपको पहले इसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ आना है, एस्पेक्ट रेशियो देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये वाला एस्पेक्ट रेशियो। इस तरीके से आपको एक रेशियो प्रोवाइड करेगा कि इतने बाय इतने पे आप अपना कंटेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको पहले ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से हमने npm करके इसको कॉपी किया, यहाँ आना है, यहाँ से पेस्ट किया, इसको ऐड करना है, ये ऐड हो रहा है, देखिए आपको भी दिख जाएगा UI कंपोनेंट में यहाँ पर एक एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है, आ गया ये वाला। ये ज़्यादा कुछ खास है नहीं, वैसा कोई एस्पेक्ट रेशियो देना होता है और ये आपका काम करेगा, ये वाला सिम इंपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग हैं, इसको यूज़ करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे हमने ये ऐड कर लिया। अब यूज़ करने के लिए आप इसको इंपोर्ट करेंगे, देन सिंपली इसको यहाँ से ये कॉपी करना है और पेस्ट करना है, इंपोर्ट करके कॉपी करना है, पेस्ट करना है। बाकी आप इसको कस्टमाइज कीजिए कि एस्पेक्ट रेशियो के अंदर आप दिखाना क्या चाहते हैं, क्या आपका कॉन्टेंट है। तो यहाँ आते हैं हम लोग, और मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा करके। देखिए मैंने यहाँ पर पहले से करके रखा है इसको, एस्पेक्ट रेशियो को पहले इंपोर्ट किया, फिर एक बटन भी मैंने इंपोर्ट किया, बिकॉज मैं बटन इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर हीरो इसका नाम है, इस कंपोनेंट का। एस्पेक्ट रेशियो लिखा, यहाँ पर आप एस्पेक्ट रेशियो दे सकते हैं 16:3 का, 16:9 का, 16 कुछ भी दे सकते हैं वैसे वैल्यू। आपको देख के देखिएगा कि कितने में आपको चाहिए, कितने में आपका काम हो रहा है। क्लास मेन्यू पर बीजी म्यूटेड लिखा हुआ है, जैसे कि
बैकग्राउंड में एक कलर दिख जाएगा म्यूटेड वाला। बाकी एक डिव बना है, ये सिंपल से टेलमेंट सीएसएस का क्लासेस वगैरह हमने यहाँ से यहाँ तक का यूज़ किया डिज़ाइन पर्पज़ के लिए। क्लास नेम में एब्सोल्यूट दिया हुआ है, इंसेक्ट 0 है, फ्लैग से आइटम सेंटर है। इसके अंदर में आपको ये दिख जाएगा एक वेलकम टू सामान लो और एक पी दिख जाएगा जिस पे आपको ये कंटेंट दिखेगा। उसका हमने एक बटन बना दिया हुआ है और बटन एसी का कंपोनेंट है शेडसीएन का, जो कि हमने पहले ही ऐड कर लिया था, तो इसको ऐड अप करने की आवश्यकता नहीं है, सब इसको यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करके वेरिएंट हमने डिस्ट्रक्टिव रखा हुआ है, क्लास नेम में हमने एम्प्टी दिया है यानी कि टॉप से मार्जिन दिया हुआ है, साइज इसका हमने एसएम रखा हुआ है, यहाँ पर शॉप नाम हमने इसे रखा बटन। और सब कुछ बढ़िया रहा तो आपको ये दिख जाएगा, हम लोगों को इसको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो टॉप नेविगेशन के ठीक नीचे हीरो एंटर की प्रेस कीजिए, ये इंपोर्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा, यहाँ पर ये, और यहाँ पर आपको देखिए ये दिख जाएगा वेलकम टू सामान लो और ये एक बटन। अब इस पर चाहे ऑन क्लिक पे कोई बटन लगा सकते हैं या फिर इस पर लिंक बना के इसको कहीं नेविगेट करवा सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बढ़िया सा बन रहा है साइट। अभी हमें इसमें कार्ड दिखाना है जिसपे सामान जो भी होगा वो इसका थोड़ा सा दिखे सामने से, तो उसके लिए आप कार्ड का यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। कार्ड चूँकि हमारा कार्ड पहले से ऐड होगा और ये मैंने आपको दिखाया भी है, तो चलिए हम लोग इसको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, कार्ड हमारा ऑटोमेटिकली पहले से ऐड होगा। देखिए कार्ड हमारा ऐड है, तो सिंपली एक हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, बट मैं एक कमेंट बना के करता हूँ। राइट क्लिक करते हैं न्यू फाइल और एक प्रोडक्ट कार्ड .jsx लिखा प्रोडक्ट कार्ड, और एक कार्ड मैं आपको बना के यहाँ पर दिखाता हूँ। बस ऐड तो पहले से है, इंपोर्ट करना है और यूज़ करना है। तो ये मैंने इंपोर्ट किया इसको अपने कार्ड कंपोनेंट से जो हमने ऐड किया था वहाँ से, इस वाले से, और इसमें दो चीज़ मुझे नहीं चाहिए तो मैं ऐसा हटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। कार्ड और कार्ड फुटर, कार्ड हेडर और कार्ड टेलर का हम लोग यूज़ करें तो वही इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्या है, इमेज भी मैंने यहाँ इंपोर्ट कर लिया बिकॉज हम लोग यहाँ इमेज यूज़ करेंगे, साथ में बटन यूज़ करें तो बटन को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाकर एरे बनाया जिसके अंदर में ऑब्जेक्ट है जिसमें प्रोडक्ट का टाइटल और उसका एचरेफ और प्राइस दिखेगा, जिस तरीके से हमने किया हुआ था यहाँ पर टॉप नेविगेशन में एक बनाकर, उसी तरीके से हमने किया। अब ये जो डेटा है ना, अभी आपको दिख रहा होगा कि ये हार्ड कोडेड किया हुआ है, बट ये हो सकता है कि आपको डेटाबेस से चल के आए या फिर एपीआई रिक्वेस्ट मारेंगे वहाँ से चल के आएगा, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। आपको एक एरे के अंदर उसको रख देना है, जो भी डेटा आएगा बैकएंड से, और फिर उसको आप यहाँ पर मैप के थ्रू दिखा पाएँ। ठीक है, इसलिए मैंने एक ये अप्रोच यूज़ किया हुआ है। तो इसमें ये पहला ऑब्जेक्ट हो जिसमें टाइटल एचरेफ है, उसी तरीके से ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और यहाँ पर मैंने अनस्प्लैश का यूज़ किया है इमेज के लिए। तो प्रोडक्ट 1 दिखेगा, प्रोडक्ट 2 दिखेगा, प्रोडक्ट 3 दिखेगा। ये इमेजेस का क्रेडिट जाता है अनस्प्लैश को। साइट का यूआरएल भी यहाँ पर मेंशन, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है इमेजेस के लिए। सो पूरा क्रेडिट इमेज के लिए इसके ऑथर को और इसके जो जिसने भी क्लिक किया होगा, जिसने भी होस्ट किया उनको जाता है। तो यहाँ ये इसका प्रोडक्ट कार्ड इसका नाम रखा हुआ है, जो फाइल का नाम था वही। रिटर्न में हम लोग यहाँ पर एक डिव ले रहे हैं, ये डिव जिसपे हमने ग्रिड दिया हुआ है। ये ग्रिड कॉलम 1 दिखेगा, जो भी मोबाइल डिवाइस होगा उस पर एसएम पे आपको ये 2 दिखेगा ग्रिड होके, एमडी पे 3 और गैप हमने 4 कर दिया, टॉप से मार्जिन हमने 6 दिया हुआ है। बाकी प्रोडक्ट्स यानी कि ये जो एरे है उस पर मैप हम लोग लगा रहे हैं, मैप जिसमें एक प्रोडक्ट आएगा, और कार्ड पे प्रोडक्ट टाइटल को हमने की बना लिया, बट ये अच्छा आइडिया नहीं है। आपको एक यहाँ आईडी प्रॉपर्टी बना के और यूनिकली रख के आप उसको कर सकते हैं। वैसे तो टाइटल भी यूनिक रहेगा, मगर फिर भी आईडी बना के करेंगे ज़्यादा बेटर होगा, तो वह कर लीजिएगा। बाकी कार्ड हेडर है जिसपे हमने एक इमेज डाला हुआ, तो इमेज का हमने यहाँ यूज़ किया, जो हमने नेक्स्ट इमेज से यहाँ इंपोर्ट किया हुआ, ये इमेज नेक्स्ट का अपना है, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा। प्रोडक्ट एचरेफ में जो भी हो एसआरसी बन जाएगा, और इसका विड्थ हाइट हमने यहाँ पर दे दिया हुआ है, और थोड़ा सा हमने टेलमेंट का सीएसएस भी यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, तो ये हर एक प्रोडक्ट के लिए दिख जाए। जैसे कि कार्ड टाइटल हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, प्रोडक्ट टाइटल में जो भी रहेगा वो डिस्प्ले होगा। कार्ड फुटर में हमने कार्ड प्राइस को दिखाया हुआ है और एक बटन दिखा बाय नाउ का। ठीक है, कार्ड फुटर बंद, कार्ड बंद, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसको अभी आप देखेंगे आपको दिखेगा नहीं यहाँ ये, और एक तो हमने ऐड नहीं किया, तो हम लोग इसको पेजेस में ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हीरो के नीचे ये, और यहाँ पर आपको करना है प्रोडक्ट कार्ड। ये क्या, इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे तो आपको इस तरीके से एक एरर दिखेगा, अनहैंडल्ड रन टाइम एरर इनवैलिड एसआरसी प्रॉप। जो आपने एसआरसी प्रॉप दिया है उस पर जो ये यूआरएल है, ये नेक्स्ट इमेज नहीं ले रहा, तो ये नेक्स्ट जेएस का अपना प्रॉब्लम है। उसको दिखाना पड़ता है कि कहाँ से आपको इमेज लेना है, ये ट्रस्टेड है या नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट config.js इस वाली फाइल पे जाना है, और यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी लिखनी है इस नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर में, कुछ इस तरीके से इमेजेस लिखना है, और यहाँ पर रिमोट पैटर्न यूज़ करेंगे, प्रोटोकॉल में HTTPS, और होस्ट नेम देंगे जो भी यूआरएल होता है वह HTTPS को छोड़ के। तो हमारा जो इमेजेस है यहाँ पर आप आएंगे तो आपको दिखेगा source_unsplash.com, तो ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पर चिपका दिया। अगर आप पिक्साबे से करते हैं तो pixabay.com आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है, बाकी HTTPS तो रहता ही रहता। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद अब यहाँ पर आइए और इसको रिफ्रेश कीजिए, एंड आई बिलीव आपको ये दिख गया। तो यहाँ पर इमेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से आपका कार्ड आपको देखने को मिल जाए। बस ये हो गया, हमारा एक शॉपिंग की साइट बन गई। यहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट कैटेगरीज वाइज दिखा दीजिए, यूआरएल पे एक हीरो सेक्शन आपको दिख रहा है, और एक एक प्रोडक्ट आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। बाकी बाय नाउ पे ऑन क्लिक लगा सकते हैं, या फिर एचआरएफ पे इस प्रोडक्ट डिटेल में इसको भेज सकते हैं, और बस यही है। आप इसको एक एक कार्ड को लिंक के अंदर भी रख सकते हैं, मतलब कार्ड पे क्लिक करें तो भी चला जाए, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। बस इसमें इतना ही रखता हूँ, और कुछ खास
तो भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बट उतना दिखाऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा और उतना फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगा। यानी कि कंपोनेंट बहुत सारे हैं और इसको आप बस देख यूज़ करते जाइए। बस एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये वाला तरीका है यूज़ करने का, तो आप इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। बाकी अगर यहाँ पर आप जाएंगे थीम्स में, इस साइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर थीम अलग अलग आपको मिलता है। ये आपको दिख रहा है ग्रे पे, स्लाइड पे दिख रहा है। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर देखिए ये कुछ एक अलग ही कलर है। यहाँ पर कस्टमाइज में क्लिक करके आप अलग अलग कलर देख सकते हैं। देखिए अलग अलग ग्रे कलर है और ये सब कलर है बहुत सारा। तो अगर आप ग्रीन चाहते हैं इस तरीके से ग्रीन, या फिर ये पर्पल कलर है, यहाँ पर देखिए ब्लू है, येलो है, ये येलो कलर है। तो आप सिंपली इस कोड को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमने लिया, इस कोड को कॉपी किया, ये यहाँ पर इस कोड को कॉपी, इसमें क्लिक करके ये कोड कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने इस पे और global.css पे, ये जो कोड है आपका पूरा बेस यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा का पूरा पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको हटाइए और इसको पेस्ट कर दीजिए, इसको सेव कर देते हैं। देखिए डार्क के लिए बना और ये रूट के लिए बना, इसको सेव किया। और अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे तो आपका इसको करते हैं रिफ्रेश, तो वो थोड़ा सा कलर आपको चेंज होकर मिलेगा। ये देखिए दूसरा कलर आ रहा है इसमें बैकग्राउंड में और यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा कलर देखने को मिल रहा है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आपको ऐसे पता नहीं चल रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा पता चले। ये मैं इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपको कलर दिखाई देगा सामने से, मतलब चेंज होकर दिखेगा। तो मैं प्रोडक्ट पे चलता हूँ और यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव की जगह पर डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ पूरे को, ये डिफ़ॉल्ट ले लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। सेव किया तो अभी देखिए डिफ़ॉल्ट ये किस तरीके का है वो देखिए, देखिए येलो में आ रहा है डिफ़ॉल्ट कलर, तो ये चेंज हुआ। अभी आपको सामने से नज़र आ रहा होगा। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। जैसे कस्टमाइज़ में आइए और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं ये यही कलर ले लेते हैं, ये ब्लू ले लेते हैं। ब्लू वाला लिया, इसको कॉपी कोड पे क्लिक किया, यहाँ से इसको कॉपी किया। अब देखिएगा अभी आपको ये दिख रहा है ना, कहाँ गया भाई, देखिए ये कलर जब वो दिख रहे हैं इस ये ऑरेंज या येलो कलर में दिख रहा है, तो ये चेंज हो जाएगा ब्लू में। इसके लिए आपको बस वापस जाना है ये थीम पे, यहाँ पे मतलब global.css पे, और यहाँ से पूरा ये चेंज कर देना है। कॉपी किया तो उसको पेस्ट किया, सेव किया और वापस से जाइए, आपको ब्लू में देखिए। तो ये थीम के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अगर CSS वेरिएबल आप यूज़ करते हैं तो आप कभी भी कोई भी और कलर आपको यूज़ करना अपने थीम पे तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी और डिस्ट्रक्टिव पे सब कुछ चेंज हो जाता है। जो भी इसमें सेट किया होगा यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, बैकग्राउंड फोरग्राउंड और ये सब। आप चाहें तो यहाँ पर से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाला, जैसे प्राइमरी ये बैकग्राउंड के लिए ये सारे जो वैल्यूज़ हैं ये आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप जाते हैं प्राइमरी पे, देखिए ये वाला कलर यहाँ पर दिया, तो ये इतना कलर है। अगर मैं हम लोग यहाँ पर हम लोग कर दें 100, ठीक है, ये 100 कर दिया मैंने, इसको सेव किया तो देखिए कुछ असर दिखता है या नहीं दिखता। देखिए ये कुछ इस तरीके से कलर आ गया, ये कलर चेंज हो जाता है। UHSL का इन्होंने यूज़ किया, ये ध्यान में रखिएगा। ये वाला यहाँ पर अगर हम लोग 300 कर देते हैं, इसको सेव किया और यहाँ पर देखें, देखिए ये कुछ इस कलर में चला आता है। तो आपको ये HS अगर आपको नहीं पता आप सर्च कीजिए गूगल में, आपको पता चल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट था वो कर देता हूँ 221.2 का। तो ये प्राइमरी का मैंने आपको दिखाया, फिर आप सेकेंडरी का भी कर सकते हैं, सेकेंडरी फोरग्राउंड का भी कर सकते हैं, जो टेक्स्ट कलर चेंज करेगा। और डार्क मोड में कैसे दिखेगा वह कलर भी यहाँ पर डिफाइन है। और डार्क वाले को इंप्लीमेंट करना हो तो आप यहाँ से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था डॉक्यूमेंटेशन पे। Next.js का डार्क मोड बहुत ही ईजी है, आपको ये भी दिखा दूंगा कभी कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सब कोड लिखा, बस कॉपी पेस्ट करना। ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं। आप डॉक्यूमेंटेशन आप देख चुके हैं। कॉम्पोनेंट्स में जाएंगे तो सिर्फ ये कॉम्पोनेंट्स वाले सेक्टर में आपको भेजेगा, सेक्शन में। थीम में आपको दिखा चुका हूँ कि थीम आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं। और एग्जाम्पल में जाएंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएगा। जैसे कि डैशबोर्ड अगर आपको चाहिए तो डैशबोर्ड का यहाँ पर आपको एक बनाया मिल जाता है, जिसका आप कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये GitHub पे आपको भेज देगा, यहाँ से आप इसका कोड कॉपी पेस्ट करके अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। थोड़ा सा कस्टमाइज वगैरह कर लीजिएगा। ये डैशबोर्ड आपको दीजिएगा। कार्ड अगर आपको इनका वाला कार्ड चाहिए तो उन्होंने कार्ड यहाँ पर बना के रखा है, जिसका कोड आपको GitHub पे मिल जाएगा, इनके वाले GitHub पे। बाकी टास्क पे इस तरीके से डेटा टेबल का यहाँ यूज़ किया है, जिसपे पेजिनेशन वगैरह भी है, तो ये मस्त बनाया हुआ है। देखिए पेजिनेशन वगैरह भी बढ़िया से काम कर रहा है। और यहाँ पर फॉर्म्स आपको देखने को मिल जाता है अलग अलग तरीके का, अपीयरेंस वगैरह देखिए, प्रोफाइल, अकाउंट, अपीयरेंस और न्यू नोटिफिकेशन वगैरह कुछ इस तरीके से डिस्प्ले, इस तरीके से फॉर्म वगैरह आपको देखने को मिलता है। म्यूजिक में ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। बाकी आई थिंक ये एक्टिव होगा नहीं, देखिए ये सब एक्टिव नहीं है। बाकी पॉडकास्ट ये टैब्स बनाया हुआ है, लाइव डिसेबल्ड किया हुआ ऑथेंटिकेशन के लिए, यहाँ पर ये बना दिया। और भी ये जैसे बनाएंगे वैसे से ये यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, वापस से कमेंट में चलते हैं। तो बस इसमें और कुछ है नहीं। बाकी GitHub पे जाना तो यहाँ से जा सकते हैं, इनके GitHub पे जो भी जानकारी लेनी हो यहाँ से ले सकते हैं। और इसमें कुछ नहीं है देखने के लिए। बाकी GitHub पे जाके अगर आपको अच्छा लगे तो स्टार इसको जरूर देना है, और मेरे GitHub पे जाके मुझको फॉलो करना है। बाकी यहाँ पर इसका अपना ये लाइट मोड और डार्क मोड है, आंखों को बचा के। और इन्होंने ये ट्विटर का X लगाया हुआ लोगो, आप चाहें तो वहाँ पर ट्विटर पे इनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी इसमें और कुछ है नहीं दोस्त जो कि मैं बताऊँ। ये कंप्लीट था। शायद CNUI कैसे यूज़ करना होता है वह एक चीज़ जो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो, कि वीट पे कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं वह बताइए, तो मैं आपको बता दूंगा। लारावेल पे कैसे करते हैं वो बताइए तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा नीचे, क्योंकि लोग देखते नहीं है तो फिर बेकार में बना के फ़ायदा होता नहीं है। तो अगर कुछ लोग कहेंगे बनाने के लिए तो मैं बना के आपको दे दूंगा, बहुत ही ईजी सा तरीका है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।